Hello, my name is Aarti Gupta and you're watching my YouTube channel Education for Kids. Today's topic is from Footprints, Class 7 SST, Chapter 1 History. Where, when and how. Where, kahan, when, kab and how, kya. The big idea of this chapter. Highlight the various terms used to describe the Indian subcontinents. यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है वेरियस टर्म्स को जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स को बोला जाता था. आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी एक्सेट्रा, एंड इंटरप्रेट सम ऑफ दीज टू अंडरस्टैंड द टाइम. हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ सोर्सेस को भी आइडेंटिफाई करा है और इंटरप्रेट करा है कुछ और चीजों को जो अंडरस्टैंड करेगा टाइम को. एनालाइज सोशो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड. एनालाइज करा है सोशल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंज जो मेडिवल पीरियड में हुए थे. हिस्ट्री मेकर. अल बरूनी was a great traveler, astronomer, mathematician, historian, geographer and writer who came to India in early medieval period. Al-Biruni आपका जो था वो ग्रेट ट्रैवलर था, एस्ट्रोनॉमर था, मैथमेटिशियन था, हिस्टोरियन था, जोग्राफर था और राइटर भी था जो अर्ली मेडिवल पीरियड में इंडिया में आया. He wrote over 146 books और उसने 146 books भी लिखी. His books on India is called तारीख अल हिंद और जो बुक उसने इंडिया पर लिखी उसको कहते हैं तारीख अल हिंद. दिस इज द माइंड मैप कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं. मेडिवल इंडियन हिस्ट्री. मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है. डिफरेंट नेम्स ऑफ इंडिया की इंडिया को किस नामों से बोला गया, सोर्सेस और उसके मेन ट्रेंड्स. इंडिया को अलग अलग नाम से बोला गया. पहला था भारतवर्षा, जम्बू द्वीपा, सप्त सिंधु, हिंदुस्तान, हिंद. सोर्सेस आपके 2 तरह के थे, आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स. मेन ट्रेंड्स. राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स एंड राजपूत कि कैसे रीजनल किंगडम्स ग्रोथ में आए और राजपूत भी आगे बढ़े. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर कि कैसे दिल्ली सल्तनत की एस्टैब्लिशमेंट हुई और मुगल सल्तनत की भी एस्टैब्लिशमेंट हुई. सूफी एंड भक्ति मूवमेंट. मेडिवल पीरियड में सूफी और भक्ति मूवमेंट कैसे आया. अब है ये क्रोनोलॉजिकल स्किल्स कि कैसे एक के बाद एक चीज हुई. This is also known as the timeline. Before 700 CE आपका medieval period ancient period in history था. Early medieval period आपका 701 से 1200 CE आया. फिर late medieval period आपका 1201 से 1750 CE आया. Now you can able to visualize this कि ये किस जमाने में होंगे, एशियन में होंगे, मेडिवल में होंगे या आपके मॉडर्न पीरियड में होंगे. अगर आप यहाँ पे देखें तो जो कॉइन्स थे वो आपके एंशियंट पीरियड में थे. कॉइन्स कौन से पीरियड में आएंगे आपके एंशियंट पीरियड में. आपका जो लाल किला बनाया था वो मुगल्स ने और उन सब ने बनाया था तो वो आएंगे आपके मेडिवल पीरियड में. और जो महात्मा गांधी हैं वो आपके मॉडर्न पीरियड में आएंगे क्योंकि जब मुगल एम्पायर, तुगलक डायनेस्टी और जो ये थे तब महात्मा गांधी जी नहीं थे. Now, if you go through this, what brings history alive for us?
कैसे हिस्ट्री हमारे लिए जिंदा है, ऑन व्हाट बेसिस इज हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पीरियड, किस बेसिस की वजह से हिस्ट्री को डिवाइड किया गया अलग अलग पीरियड में. These are other similar questions shall be answered in this chapter which introduced us to medieval Indian history. यही सेम सिमिलर क्वेश्चंस इस चैप्टर में पूछे जाएंगे कि क्यों हमारे लिए मेडिवल पीरियड इंडियन हिस्ट्री का इंट्रोड्यूस हुआ. Periodization in history. History, the study of events of past, is commonly divided into ancient, medieval, and modern period on the basis of changes in social, political, and economic organization and shifts in ideas and beliefs. आपकी हिस्ट्री क्या होती है? स्टडी ऑफ इवेंट्स ऑफ पास्ट. पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करना हिस्ट्री होती है. हिस्ट्री को कॉमनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, एशियन में, मेडिवल में और मॉडर्न पीरियड में. और किस बेसिस पे डिवाइड किया गया? उसके सोशल चेंज की वजह से, पॉलिटिकल चेंज की वजह से, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की चेंज की वजह से और आइडिया और बिलीव्स की शिफ्ट्स की वजह से. Each period is distinguished by specific characteristics and development. हर एक पीरियड के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उनकी डेवलपमेंट भी है. द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ मेडिवल पीरियड वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन. जो एक्चुअल ड्यूरेशन है मेडिवल पीरियड का वो अलग था रीजन से रीजन तक. While the medieval period in Europe lasted between 600 and 1400 CE. medieval period जो यूरोप में आया था वो 600 से 1400 CE तक का था. The medieval period in India roughly extended from about 700 to 1750 CE. लेकिन जो medieval period इंडिया में आया वो 700 से 1750 CE तक था. The medieval period in India under study is further subdivided. जो medieval period था इंडिया में उसको और आगे डिवाइड किया गया. The early medieval period 700 to 1200 CE. अर्ली मेडिवल पीरियड को डिवाइड किया गया 700 से 1200 CE में और लेट मेडिवल पीरियड को 1200 से 1750 CE में डिवाइड किया गया. तो हमारे पास दो आपके मेडिवल पीरियड थे और वो मेडिवल पीरियड्स थे आपके, एक तो था आपका अर्ली मेडिवल पीरियड और दूसरा आपका था लेट मेडिवल पीरियड. अर्ली मेडिवल पीरियड 700 से 1200 तक रहा और आपका जो लेट मेडिवल पीरियड था वो 1200 से 1750 CE तक रहा. राइट, ये भी CE तक ही था. Okay, if we move forward now, various term for the Indian subcontinent. अलग अलग टर्म यूज की गई इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए. Indian has been known by varied name through its different historical period. भारत को अलग अलग नाम से जाना गया उसके हिस्टोरिकल पीरियड्स के कारण. In India, the Asian period, India was referred to by names such as Bharatvarsha and Jambudweep. एशियन पीरियड में इंडिया को भारतवर्षा और जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था. भारतवर्षा इज मेंशन्ड इन बोथ विष्णु पुराण एंड द ऋग्वेद. भारतवर्षा को आपको विष्णु पुराण और ऋग्वेद में मेंशन है. साउथ एशिया was also called जम्बूद्वीप. साउथ एशिया मींस भारत का जो साउदर्न पार्ट है उसको जम्बूद्वीप कहा जाता था या उसको हम कहते थे द लैंड ऑफ रोज एप्पल ट्रीज. कौन सी जमीन? सेबों की एप्पल ट्री की जमीन. इन पुराणिक एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, हमारे पुराणिक और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इनका उल्लेख है.
Patanjali used the term Aryavarta or land of the Aryans, literally the good and the noble man, to denote the northern part of India lying between the Himalayas and the Vindhyas. पतंजलि ने टर्म यूज करी आर्यवर्ता, जिनको हम बोलते हैं आर्यस की जमीन, जो कौन लोग थे, अच्छे और भले लोग थे। और इन्होंने कौन सा पार्ट डिनोट करा था, नॉर्थन पार्ट इंडिया का, जो आपका लाई करता है हिमालय और विंध्या के बीच का। The Zend Avesta, sacred book of the Parsis, mentions Sap-Sindhu or the land of 7 rivers as the name for India. The Zend Avesta सेक्रेट बुक है पारसीज की, उन्होंने इंडिया को मेंशन करा सप्त सिंधु के नाम से, मतलब 7 नदियों की धरती के नाम से मशहूर किया। The ancient Greeks refer to the India as Indoi or people of the Indus. और जो एशियन ग्रीक्स थे उन्होंने इंडिया को बोला इंदोई या इंडस के लोग। During the medieval period, the name that gained popularity was Hindustan, along with the term Hind. Medieval period में जो नाम बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी में आया इंडिया का, वो था हिंदुस्तान, और इसका पहला टर्म लिया गया हिंद। These names are still used in present day India, and therefore it is important to know how they came about. आज भी इन्हीं नाम से भारत को जाना जाता है, और ये कैसे आए, कैसे इनका एग्जिस्टेंस हुआ, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। The rulers of Delhi Sultanate and the Mughals called the Indian Empire Hindustan. जो रूलर्स थे दिल्ली सल्तनत के और मुगल सल्तनत के, उन्होंने इंडिया को हिंदुस्तान कहा। The term came to be used for the region of India lying between the river Indus and Brahmaputra. ये टर्म किस लिए आई थी, क्योंकि भारत रिवर इंडस और ब्रह्मपुत्र के बीच में था, और हिमालय और विंध्याचल माउंटेन की रेंजेस के भी बीच में था। The river Indus और सिंधु form the western frontier of India. अगर आप यहाँ पे देखें, जो इंडस है या सिंध है, उसने क्या करा था, आपका नॉर्थन, आपका वेस्टर्न फ्रंटियर बना दिया था। The S of Sindhu became H in the language of visitor or invader from northwest. जो S था, जिस सिंधु बोलते थे, वो कन्वर्ट हो गया H में, जिसकी वजह से सिंधु अब किस में बोले जाने लग गया, हिंदू में। जैसे हमारा सिंधु की स्पेलिंग थी सिंधु, लेकिन क्योंकि जो नॉर्थ वेस्ट के लोग थे वो स नहीं बोलते थे, ह बोलते थे, इसलिए नाम किस में कन्वर्ट हो गया, हिंदू में। Okay, the people living on eastern side of the river Hindu or Sindhu came to be called Hindus in medieval period. जो लोग हिंदू और सिंधु के ईस्टर्न साइड में रहते थे, उनको लोग हिंदू बोलते थे मेडिवल पीरियड में। The land of river Hindu became Hindustan, और जो भारत की नदी हिंदू थी, वो क्या बन गई, हिंदुस्तान। India present name is also derived from the river Indus. India, इंडिया का जो प्रेजेंट नाम है वो रिवर इंडस से भी लिया गया। While the name Hindustan continued to be popular throughout the medieval period, the geographical area which was covered by this name varied widely. और जो हिंदुस्तान का नाम है वो कंटिन्यू पॉपुलर होता रहा पूरे मेडिवल पीरियड में, और इसका ज्योग्राफिकल एरिया जो कवर्ड था उसके नाम से भी अलग अलग जगह पे जाने लगा। इन अर्ली मेडिवल पीरियड में द नेम डिनोटेड द लैंड लाइंग बिटवीन द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी एंड द लैंड बिटवीन रिवर गंगा एंड यमुना। जो अर्ली मेडिवल पीरियड में जो नाम था
वो डिनोट हुआ क्यों? क्योंकि रिवर इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के बीच में था, और आपका लैंड जो थी वो कहाँ पे थी? रिवर गंगा और यमुना के बीच में थी. इन लेट मेडिवल पीरियड में द नेम केम टू डिनोट मच ऑफ व्हाट इज टुडे मॉडर्न इंडिया इंक्लूडिंग साउथ इंडिया. पहले जम्बू द्वीप बोला जाता था, लेकिन अब जो नाम है वो डिनोट होने लग गया, जो अब मॉडर्न इंडिया में भी बोलते हैं, इंक्लूडिंग और इंक्लूड हो गया साउथ इंडिया भी. सोर्सेस फॉर स्टडिंग मेडिवल इंडियन हिस्ट्री. कौन कौन से सोर्स हैं जो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताते हैं? जस्ट लाइक ए डिटेक्टिव कलेक्ट्स एविडेंस टू पीस टुगेदर द कंप्लीट स्टोरी ऑफ how was crime committed, the Indian historians use different types of sources to learn about the past and reconstruct history. These sources are a historian tools to study the past. जैसे आपका डिटेक्टिव कलेक्ट करता है एविडेंस और इकट्ठा करता है उसे कंप्लीट स्टोरी बनाने के लिए कि कैसे क्राइम हुआ, वैसे ही हिस्टोरियंस ने अलग अलग तरह के सोर्सेस के बारे में पढ़ा कि कैसे पास्ट था और उसको रिकंस्ट्रक्ट करा हिस्ट्री के लिए. These sources are historian tools to study the past. और ये सारे टूल्स या सोर्सेज हिस्टोरियंस के टूल्स थे जिन्होंने स्टडी करी थी पास्ट के बारे में. Which sources to look out for while reconstructing medieval period of India? कौन से सोर्सेज को रिकंस्ट्रक्ट किया गया? Archaeological source. The study of history through the material remains of human life is known as archaeology. जो स्टडी हम करते हैं ह्यूमन हिस्ट्री अपने रिमेन ऑफ ह्यूमन लाइफ से, उसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजी. ये सोर्सेज में आते हैं मॉन्यूमेंट्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स. ये सारे आपके आर्कियोलॉजी सोर्स में आते हैं. मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग. सबसे पहले राजा ने मॉन्यूमेंट बनाया होगा, उसके ऊपर इंस्क्रिप्शंस हुई होंगी, उसके बाद उसके कॉइन्स आए, फिर स्कल्पचर्स बनने शुरू हो गए, और उसके बाद राजा ने अपने महल को सजाने के लिए क्या बनाई? पेंटिंग्स. मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स. These structures can be big or small in size. ये स्ट्रक्चर बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं साइज में. Some are beautifully intact and others are in ruins. कोई तो बहुत सुंदर है और कोई कोई खराब हो चुके हैं. फोर्ट, पैलेसेस, टेम्पल्स, टॉम्स, मॉस्क, क्लॉक टावर्स, गार्डन्स एंड सो आर सम एग्जाम्पल. ये सारे एग्जाम्पल्स आपके मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स के हैं. इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शंस वो चीज होती थी जो आपकी खोद कर लिखी जाती थी. जैसे इंडिया गेट पर है आपके जामा मस्जिद, इंडिया गेट, लाल किला एंड योर ताजमहल, इन सब पर आपके एनग्रेव्ड है, खुदा हुआ है सॉलिड सरफेस पे. और ये कहाँ कहाँ होता था इंस्क्रिप्शन? मेटल्स पे, रॉक्स पर, पिलर्स पर और स्टोन के स्ट्रक्चर्स पर. Coins in the medieval period were mainly made of metal. Coins जो medieval period में बनाए जाते थे वो जनरली मेटल से बनाए जाते थे, जैसे सिल्वर के कॉइन्स, गोल्ड के कॉइन्स और कुछ अलॉयस के कॉइन. These had different scripts and figures inscripted on them. इनके ऊपर जो स्क्रिप्ट्स लिखी होती थी वो अलग अलग भाषा की थी, और इनके ऊपर जो फिगर्स बनी होती थी, जो डिजाइन होता था बेसिकली, वो अलग अलग होता था. Sculptures. Sculptures were made of bronze, wood or stone and depicted figures of god and goddess. जो स्कल्पचर्स थे आपके ब्रॉन्ज से बनते थे, वुड से बनते थे और स्टोन से बनते थे, और ये क्या कौन सी फिगर्स को बताते थे? गॉड और गॉडेस की फिगर्स को. क्वीन और
किंग की फिगर्स को, फॉर एग्जाम्पल द नटराज और द डांसिंग शिवा। जैसे एग्जाम्पल है नटराज या डांसिंग शिवा। पेंटिंग, पेंटिंग्स कैन बी फाउंड इन अ मुरल, पोर्ट्रेट्स एंड मिनिएचर पेंटिंग। तो मूरल्स पेंटिंग क्या होती है, जो छोटी छोटी जो आपकी जो वॉल पे बनती है, लार्ज पेंटिंग जो वॉल्स पे बनाई जाती हैं, और मिनिएचर पेंटिंग्स क्या होती हैं, जो उससे थोड़ी छोटी होती हैं, लाइक दिस इज द मिनिएचर पेंटिंग यू कैन से। डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग डेवलप्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अलग अलग भारत में अलग अलग टाइप्स की पेंटिंग्स भी मिलती हैं। अगर आप देखेंगे कि तंजौर पेंटिंग, मिथाली पेंटिंग आपकी, और बहुत सारी अलग अलग पेंटिंग्स होती हैं जो आपकी मिलती हैं, पिचवई पेंटिंग्स, और यू कैन फाइंड द नेम्स एंड यू कैन शेयर द कमेंट्स। रिलीजियस रिटन डॉक्यूमेंट, रिलीजन रिटन डॉक्यूमेंट मतलब जो रिलीजन से रिलेटेड रिटन डॉक्यूमेंट्स थे, वो थे एक तो रामायण और दूसरा था महाभारत। And the saying of saints such as dohas form a part of literary source। और जो संत लोग बोलते थे उनको क्या बोला गया, दोहा, जैसे कबीर के दोहे, फॉर्म ए पार्ट ऑफ लिटरेरी सोर्स, इनको लिटरेरी सोर्स में रखा गया। लिटरेरी सोर्स का मतलब है रिटन डॉक्यूमेंट्स बेसिकली। दे वर रिटन इन मैनी लैंग्वेजेस, और उनको बहुत तरह की लैंग्वेजेस में लिखा गया, पर्शियन, संस्कृत लैंग्वेज में, अरेबिक लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेज में, वहां की रीजनल लैंग्वेज में, और भी बहुत सारी। इन अर्ली मेडिवल पीरियड पेपर वॉज स्टिल नॉट इन यूज्ड इन इंडिया। अर्ली मेडिवल पीरियड में भी पेपर अभी तक इंडिया में यूज नहीं होता था। द मटेरियल यूज फॉर राइटिंग, अब अगर हमें कुछ लिखना है तो कुछ ना कुछ तो मटेरियल यूज होता था, तो यूज होती थी आपकी पाम लीव्स, bark of bridge tree और एनिमल्स की स्किन। लेट मेडिवल पीरियड में पेपर आपका चीफ राइटिंग मटेरियल बन गया था। अर्ली मेडिवल पीरियड में पेपर नहीं था, लेकिन लेट मेडिवल पीरियड में जो चीफ राइटिंग मटेरियल था वो पेपर ही था। नॉन रिलीजियस रिटन सोर्सेस, जो रिलीजियस रिटन सोर्सेस नहीं है वो है आपके ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज। ऑटोबायोग्राफी वो होती हैं जो हम खुद अपने लिए लिखते हैं, और बायोग्राफीज वो होती हैं जो कोई हमारे लिए लिखे, हमारी लाइफ के बारे में। These are life stories of important individuals such as kings and emperors। ये life stories होती थी kings और emperors की। They were written by the individual himself or by scholars residing at his court। या तो वो खुद लिखते थे अपने बारे में, इंडिविजुअल्स लिखते थे अपने बारे में, या जो वहां के दरबारी होते थे या जो उनके कोर्ट में आते थे वो लिखते थे। कोर्ट क्रॉनिकल्स, several scholars wrote about the history of dynasties of the period। बहुत सारे scholars ने या लिखने वालों ने हिस्ट्री डायनेस्टीज के बारे में या उनके राज्य के बारे में लिखा। These texts were known as court chronicles, और इन्हीं टेक्स्ट को हम कहते हैं कोर्ट क्रॉनिकल। राइटिंग ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, अब फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में लिखना। Many foreign travelers, scholars, pilgrims and royal ambassadors visit India during the medieval period and left behind an account of their journey and experience। जो लोग बाहर से आते थे जैसे फॉरेन ट्रैवलर्स, स्कॉलर्स, पिलग्रिम्स और एम्बेसडर्स, वो क्या करते थे, भारत आते थे मेडिवल पीरियड में और अपनी जर्नी और एक्सपीरियंस के बारे में लिखते थे। रॉयल डिक्रीज, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स और आर्चीव्स in the form of royal decrees or farman issued by rulers form a part of this literary source। जैसे जो बड़े बड़े राजा थे वो फरमान देते थे, उनको हम क्या बोलते हैं, रॉयल डिक्रीज। लिटरेरी कंपोजिशन एंड टेक्स्ट ऑन म्यूजिक, लिटरेरी कंपोजिशंस और टेक्स्ट और म्यूजिक भी आपका नॉन रिलीजियस रिटन सोर्सेज में आता है। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।